नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में जो दोस्तों आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम दोस्तों खासकर पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है, यानी वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो बताएंगे वह कौन सा अनुच्छेद है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ये आपको याद रखना है। अब यदि पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भाग 20 में। टोटल कितने 22 भाग हैं संविधान में, और किस भाग में संविधान संशोधन है, तो याद रखेंगे भाग 20 में संविधान संशोधन है। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया है, ये पूछेगा तो आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस देश से लिया गया है। ये आपका लिया गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसमें आपको देखिए ध्यान रखना है कि 368 में अनुच्छेद, यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है, और यहाँ पर भाग कौन सा है, भाग 20 है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है किस देश से ली गई है, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया। तो राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 में। याद रखेंगे 3 अप्रैल 1952 में। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये 52 होगा, तो बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 300 यहाँ पर 1952 में, 3 अप्रैल 1952 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि लोकसभा का गठन पूछे तो 1951 आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का 1951 में लोकसभा का गठन होता है। अब देखिए यदि पूछ लिया जाए कि जो ये राज्यसभा है ये किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 80 में उल्लेख है राज्यसभा का, और 81 में उल्लेख है लोकसभा का। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। तो ये जो देखिए यहाँ पर उद्घाटन अधिवेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो पहली जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली बैठक के यहाँ पर अध्यक्ष थे। लेकिन अगर पूछे अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे देखिए यहाँ पर उद्घाटन अधिवेशन पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद आपको यहाँ पर लगाना है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको यहाँ पर लगाना है। अब ये डेट आपको दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है, यानी पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी, तो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची। देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है, यानी पंचायती राज का कौन सा यहाँ पर अनुसूची है, 11वीं। कौन सा संशोधन किया गया, 73वां संशोधन किया गया, और 74वां संशोधन किया गया यहाँ पर नगर निगम। याद रखेंगे नगर निगम, जो कि 12वीं अनुसूची में है, ये 74वां संविधान संशोधन किया गया है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है कि भारत एक गणतंत्र है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भारत का यानी किसी भी राज्य का अगर वह गणतंत्र है तो उस राज्य का जो प्रमुख होगा वह क्या होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा।
वह क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा, यानी उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा या उसको चुना जाएगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी वह वंशानुगत नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो सी वाला ऑप्शन होगा कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, यानी जो भारत का प्रमुख या शासक वह वंशानुगत क्या होगा, नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। अब देखिए, यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है संविधान में। तो आपको ध्यान रखना है 22 भाषाएं। देखिए, एक बार भाषाओं को जोड़ने के लिए 21वां संशोधन होता है, 71वां संशोधन होता है और यहाँ पर 92वां संशोधन होता है। तो 21वें संशोधन यहाँ पर संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया, और 71वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, और 92वां जो संविधान संशोधन होगा उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इन संशोधन को भी आपको ध्यान रखना है। तो 8वीं अनुसूची हमारा दोस्तों भाषाओं का उल्लेख करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो जो भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी विशेषता है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई। तो संसदीय प्रणाली जो है यह कहाँ से ली गई है, यह इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। और यहाँ पर आप एकल नागरिकता भी ध्यान रखेंगे, एकल नागरिकता ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से इसे भी लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये दोस्तों अमेरिका से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो उसकी आत्मा कहलाता है। देखिए, अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32। तो इसे यहाँ पर संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को। लेकिन जब ये ऑप्शन में आपको ना दे तो वहाँ पर आपको प्रस्तावना लगाना है, प्रस्तावना को भी यहाँ पर आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा गया है। जब स्पेशल आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, तब आपको अनुच्छेद 32 लगाना है, या फिर इसमें आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हो और प्रस्तावना ऑप्शन ना दिया हो, तब आपको यहाँ पर लगाना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123 द्वारा, यानी सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 110 की बात करें तो 110 में क्या है, धन विधेयक, याद रखेंगे धन विधेयक किस में है, तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 124 सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस में है, 124 में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति फजल अली क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। अब देखिए, इस राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पूछा जाता है कितने राज्यों का यहाँ पर स्थापना, यानी कितने राज्य बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। तो याद रखेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। और पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, आंध्र प्रदेश। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई विदेशी व्यक्ति हो, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? इससे संबंधित देखिए, जन्म से प्राप्त हो सकती है, वंशानुक्रम से भी प्राप्त हो सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त किया जाता है, और यदि किसी भी राज्य को भारत में मिलाया जाता है, किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिलाया जाता है, उससे भी उनको नागरिकता मिल जाती है। तो ये सभी जो कारण हैं, ये सब सभी के द्वारा भारत में नागरिकता आपको मिल सकती है। तो डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कि मत देने का अधिकार यह कौन सा अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, बताएंगे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोस्तों पहले राष्ट्रपति थे। आपको पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अधिकतम कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 250, यानी 250। तो इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल यानी 0 आवर किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में दोस्तों जो शून्यकाल है या 0 आवर्स है, यह किस देश की देन है? तो ये दोस्तों अपने भारत की देन है, यानी सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी संसद के जो 2 सत्र हैं उसका अधिकतम कितने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो याद रखेंगे 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक। तो डी यहाँ पर, सॉरी ये सी होगा, ये आपका डी होगा। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 माह से अधिक का अंतराल 2 सत्रों के बीच नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संसद के अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद के अधिवेशन को कौन संबोधित करता है बताएंगे? तो कौन संबोधित करते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष, संसद के अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद का अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संसद का अधिवेशन दोनों सत्रों को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? बताएंगे कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो इसको हम यहाँ पर अगले में देखेंगे, तब तक हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए, बताएंगे कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए यहाँ पर हुई थी? तो ये थे दोस्तों कृष्णकांत, श्री कृष्णकांत। इनकी मृत्यु दोस्तों ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर ही इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्णकांत। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं टोटल 18 क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, तो उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।